अन्नदाता, 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 मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। किचन गार्डन में सब्जियों की खेती अच्छी सेहत के लिए है बेहद जरूरी। अच्छे लाभ के लिए चौलाई की खेती पर तकनीकी सलाह। आज के समय में हर कोई व्यक्ति रसायनों से मुक्त अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों और भोजन का सेवन करना चाहता है, क्योंकि अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादित फल, सब्जियां या अनाज मनुष्य की सेहत को हानि पहुंचा रहे हैं। बाजार में मिलने वाले ज्यादातर सब्जियों और फलों में रासायनिक तत्वों की अधिकता होती है। ऐसे में हम अपने घरों के आसपास खाली पड़ी जमीन पर सब्जियों और फलों की खेती करके सेहतमंद भरपूर उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियों की खेती किस तरीके से करनी है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर के गृह विज्ञान विशेषज्ञ अमृता से। बहुत बड़े टॉपिक है हमारे लिए। आज जो बढ़ती जनसंख्या है, आज हमारे घर में जितनी सदस्य भी बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग अपने जो पोषण वाटिका के ऊपर लगाने के लिए बहुत गवर्नमेंट भी, भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। उसमें है कि सबसे पहले पोषण वाटिका है क्या? पोषण वाटिका है सुरक्षित पोषण का आधार। मार्केट में भी सब्जियां बहुत सारी मिलती है, बहुत फ्रेश भी है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण हम लोग बहुत कीटनाशक वगैरह का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हम लोग का ये है मेन मुद्दा कि हम लोग एक पोषण वाटिका अपने घर में, जो खाली अगर ज़मीन है आपके घर के आसपास, तो उसमें हम लोग पोषण वाटिका लगाएं। अगर आपके घर के आसपास थोड़ी सी भी जमीन है तो आप उसमें पोषण वाटिका यानी किचन गार्डन बना सकते हैं। पोषण वाटिका में लगी सब्जियां कीटनाशक रहित यानी पूरी तरह जैविक होंगी, जो आपको कुपोषण से मुक्त कर सेहतमंद बनाएगी। आप घर की छत पर भी छोटे स्तर पर सब्जियों का बाग लगा सकते हैं। उसमें क्या है, एक सदस्य के लिए 200 से 250 मीटर स्क्वायर का हम लोग जमीन लेते हैं, जिससे पूरा फैमिली में जो 6 सदस्य होते हैं मेनली, उनके लिए उस जगह से 300 ग्राम पर पर्सन हम लोग सब्जी ले सकते हैं। और मेनली इस पे ध्यान देना है कि सूर्य का प्रकाश उस जगह पे जरूर आए, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से बढ़े और उसमें जो पोषक तत्व है प्रचुर मात्रा में पाया जाए। और
ये भी ध्यान देना है जो हमारा जगह होना चाहिए वो बड़े बड़े पेड़ पौधे के नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि उसका जो पत्ता है उस सब्जियों को खराब ना कर पाए। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था हो। वहां पर गृह वाटिका बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां और फलों का उत्पादन देते हैं। किचन गार्डन में खाली पड़े लकड़ी बक्से और गमले का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें बालू, मिट्टी और कंपोस्ट का मिश्रण बनाकर पौधों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आजकल पॉलीथीन से बनी बेड का प्रयोग कर आप सब्जियों को घर में उगा सकते हैं। छोटे बेड पर कम खाई जाने वाली सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई आदि लगाएं और बड़े बेड पर अधिक मात्रा में प्रयोग होने वाली सब्जियां या फलदार सब्जियां जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि लगाएं। और मेन पोषण वाटिका का मेन मुद्दा है कि हम लोग सब्जियों पे भी जोर दें, प्लस अपने फल फूल पे भी ये लगाएं। जो हमारा विटामिन सी, जैसे हम लोग अगर नींबू लगाते हैं तो वो अगर हम लोग खाने में यूज करते हैं तो उससे विटामिन सी मिलता है। और अमरूद लगा लिए, आम लगा लिए, हरे पत्तीदार सब्जियां लगाएं, ताकि हमारे जो पोषक तत्व है सबसे ज़्यादा हरे पत्तीदार सब्जियों से मिलता है, जिसमें लाल साग है, हरा साग है, पालक है, उस पे ज़्यादा ध्यान दें। फिर उसके बाद अभी के समय जो हमारा ठंड का समय चल रहा है, ठंड के समय में हम लोग जो रबी का लगाते हैं उसमें फूल गोभी है, तो अभी हम लोग नए तरीके से रंगीन फूल गोभी भी हम लोग अपने पोषण वाटिका में लगा सकते हैं, जिससे बायो फोर्टिफाइड है, उसमें ज़्यादा हमारा न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व बोलते हैं उसमें ज़्यादा है, तो उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। उजला मूली तो हम लोग खाते हैं, लाल मूली भी यूज कर सकते हैं हम लोग अपने पोषण वाटिका में। वो देखने में भी अच्छा लगता है, प्लस पोषक तत्व भी ज़्यादा है उसमें। और उसके साथ साथ धनिया लगा सकते हैं आप अपने किचन गार्डन में, ताकि आपको हर तरह का सब्जी मिले। जैसे गर्मी का मौसम है, हम लोग कद्दू है, जिसको हम लोग बोलते हैं लौकी भी यूज कर सकते हैं। उस समय हम करेला लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारी सब्जियां हैं जो हम लोग उस समय भी लगाते हैं। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों की समय समय पर देखरेख करना बहुत जरूरी होता है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे की आवश्यकता और मिट्टी के प्रकार पर करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है और गर्मी के मौसम में अधिक, इसलिए नमी कमी दिखने पर ही सिंचाई करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी देने से पहले मिट्टी को 1 इंच तक खरोंच देना चाहिए। और मेन है पोषण वाटिका का मेन आधार है कि हम लोग जो किचन में जो हम अपने गृह वाटिका है, जो किचन जो हम लोग रसोई घर में जो हम लोग सब्जियां धोते हैं, चावल धुलते हैं, जो हम लोग खाना पकाते हैं, उसके बचे हुए अवशेष को भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा उससे जो पानी उसका जो बाहर निकलता है उसी किचन गार्डन में ही जाए, तो उससे जो पोषक तत्व है वो हमारे किचन में ही, हमारे सब्जियों में ही आए और उससे हमें फिर से वो पोषक तत्व मिल सके। गृहवाटिका की सब्जियों के कीट पतंगों और रोगों से बचाव के लिए बाजार के रासायनिक पेस्टिसाइड की जगह घर पर नीम की पत्तियों के रस या नीम के तेल का छिड़काव करें। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व की अवस्था में तुरंत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर सब्जियां ताज़ा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं, तथा जब पत्ते वाली सब्जियां कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई या फिर कटाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई जब लाल हो जाए तब कर लेना चाहिए। भिंडी और बैगन की तुड़ाई जब उनका पूरा आकार में हो लेकिन कोमल रहे तब इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिले। और हमारे आज के जनसंख्या बढ़ने के क्रम में हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आज भी हमारा कुपोषण बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग उसको खत्म करने, अगर हम पोषक तत्व, अगर हम अपने किचन गार्डन जो अपना पोषण वाटिका है उससे अगर हम लोग सब्जियां ले और डेली मात्रा में 300 ग्राम प्रतिदिन खाएं, तो हमारा कुपोषण दूर हो सकता है और हमारे बच्चे भी कुपोषण का शिकार नहीं हो पाएंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चौलाई, जिसे किसान लाल शाक भी कहते हैं, इसकी खेती भारत में लगभग सभी स्थानों पर की जा सकती है। किसान भाई चौलाई की खेती कर अच्छी कमाई भी करते हैं। इस वक्त किसान इसकी खेती कर सकते हैं, बस जरूरत है इसकी उन्नत किस्मों के चयन करने की, वैज्ञानिक तकनीक से बुआई और प्रबंधन करने की, जिसके बारे में बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरभंगा की कृषि विशेषज्ञ सीमा प्रधान। चौलाई पत्तियों वाली सब्जियों की प्रमुख फसलों में से एक है। ये एक गर्म मौसम में उगाए जाने वाली फसल है। इसकी विभिन्न किस्में हैं जो कि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। चौलाई की पत्तों व तनों को बहुत ज्यादा तत्वों के लिए जरूरी माना जाता है। कुछ पोषक तत्व, प्रोटीन, खनिज व विटामिन ए और सी के लिए मुख्य फसल है। चौलाई साग के लिए पहले हम खेत तैयार करने का बता रहे हैं किसान भाइयों। जैसे कि साग के लिए अच्छी और भुरभुरी मिट्टी चाहिए। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2 से 300 क्विंटल गोबर की खाद फैला दें और रोटावेटर से जुताई कर खेत को भुरभुरी कर लें। और उसके बाद जब किसान भाइयों को लगे कि मेरा खेत ऊपर नीचे है तो अपने हिसाब से उसको समतल बना लें। और जहाँ तक बात है इसके बुआई का समय, तो मार्च से लेकर सितंबर तक इसका फेवरेबल महीना होता है। इस महीने के अंदर आप किसी भी समय आप खेत में डाल सकते हैं। चौलाई की खेती लगभग सभी प्रकार के वातावरण में की जा सकती है। रेतीली दोमट मिट्टी से दोमट व चिकनी दोमट भूमि जिसका पीएच मान 5 से 7 के बीच इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। जल जमाव वाले खेत में चौलाई की खेती नहीं करें। साथ ही खेत में जल निकास की सही व्यवस्था करें। बात करें रासायनिक उर्वरक की, तो प्रति हेक्टेयर नेत्रजन 40 किलो और कैल्शियम 80 किलो और पोटास 60 कीजिए। जिस समय आप खेत का बुआई करते हैं उस समय अच्छी तरह से मिला लें। हम बात करें प्रभेद की, तो पूसा किरण और पूसा लाल चौलाई के नाम से जाना जाता है। और जो C1 और CO2, CO3 जो है ये कोयम्बटूर की वैरायटी है। और लोकल प्रभेद भी मिलते हैं जिनको किसान भाई अपने उपयोग में कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। इसके अलावा चौलाई की अन्य किस्में भी है, जैसे अन्नपूर्णा दुर्गा, सुवर्णा, PRA1, PRA2 आदि। बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 से 2.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवा से उपाचरित बुवाई करें। बीजों को रेत या मिट्टी में मिलाकर 45 सेंटीमीटर पर कतार बनाकर बुवाई करें। और बहुत से किसान भाई जो हैं वो जो लाल चौलाई साग है उसका छिड़काव छिटुआ विधि से करते हैं। इससे सीड का बर्बादी होता है। इसके लिए किसान भाइयों को करना है क्या, जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यारी बना ले और बीज में थोड़ा सा मिट्टी या बालू मिलाकर छिड़काव करें। इससे होता है क्या, जो पौधे की दूरी जो होती है सो 4 से 5 सेंटीमीटर बन जाती है। इससे पौधे स्वस्थ और अच्छे दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर किसान भाइयों को ये लगे कि इसमें पर्याप्त नमी नहीं है बुआई के समय, तो किसान भाइयों के लिए है कि जब तक अच्छी सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा तो अच्छे फसल की कामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुआई के समय ध्यान दें कि सिंचाई अगर खेत में नहीं है, नमी कम है, तो उसको हल्का सिंचाई कर दें। और उसके बाद जब 15 से 20 दिन का पौधा होता है तो उसमें समय पर पानी देते रहें।
चौलाई फसल की अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार नियंत्रण पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। दरअसल खरपतवार में पाए जाने वाले कीड़े इसकी पत्तियों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता और पैदावार में कमी आती है। इसके लिए बुआई के करीब 10 से 12 दिन बाद खेत में हल्की गुड़ाई कर दें। इसके बाद दूसरी गुड़ाई 40 दिन बाद करें। गुड़ाई करने के दौरान चौलाई के पत्तों की जड़ों पर हल्की मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और ध्यान रहे कि जो किसान भाइयों को अगर साग के चौलाई के साग के खेत से अगर दोबारा फसल लेना है, तब उसको 1.5 से 2 महीने के अंदर आप उसमें से जड़ से उखाड़ लें। और जो किसान भाइयों को अगर दोबारा फसल उसमें नहीं लेनी हो, तो उसमें कम से कम 2 से 3 बार आप फसल काट सकते हैं। इसलिए इसके लिए साधारण सरल भाषा है कि जहाँ से वो गांठ निकलती है साग की, वहाँ से आप तोड़ लें और उसको मार्केट में भेज दें। यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो जहाँ से अगर साग तोड़ते हैं तो वहाँ से खट से टूट जाए, वहाँ से तोड़ लें और इस तरह से आप 2 से 3 बार उसमें फसल ले सकते हैं। उसके बाद अगर सीड बनाना चाहते हैं किसान भाइयों, तो उसको उसी तरह खेत में छोड़ दें। उसके बाद उसमें फूल लगेंगे, उसके बाद फूल के बाद उसमें सीड लगेंगे। इस तरह से किसान भाइयों अपना इससे बीज भी उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी बेनिफिट इससे पा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। पाला का डिफिनीशन अगर नॉर्मल डिफिनीशन का है तो कहेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर नीचे तापमान चला जाता है तो पाला आता है। छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े जो है पौधों की पत्तियों पर आ जाते हैं। लेकिन मैदानी इलाकों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान बहुत कम ही जा पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी लेकिन पाला का असर होता है। तो वैसी स्थिति में अगर मैदानी इलाकों के लिए बात करेंगे तो वैसे अगर 0 डिग्री से ऊपर भी तापमान है लेकिन सामान्य से बहुत नीचे है तापमान, जैसे कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ गया या 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ गया सामान्य की तुलना में, तब भी पाला का असर देखा जाता है फसलों पर। तो ऐसी स्थिति को हम लोग पाला मानते हैं। और वो असर क्या करता है कि फसल के अंदर जो है कोई भी फसल में न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व सब चीज़ें जो है वो ऊपर तना में जाती है पानी के थ्रू, और वो पानी ही जब जमने लगता है या उसका तापमान बहुत नीचे हो जाता है तो सारा ट्रांसलोकेशन सिस्टम और न्यूट्रिशन सिस्टम जो है पौधे के अंदर में वो सब ब्लॉक होने लगता है, रुकने लगता है, और इससे पौधे का ग्रोथ जो है, बढ़वार जो है वो रुक जाती है। रबी फसलों में आलू, टमाटर, सरसों, बैगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इनमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती है। उत्तर भारत में मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी तक पाला पड़ने का समय है। इस समय रबी की फसलों में फूल आना एवं फलियां बनना शुरू होता है। पौधों में यह अवस्थाएं पाले के प्रति सबसे संवेदनशील होती है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपने फसलों को बचा सके पाले से? तो वैसे में सबसे अच्छा उपाय है कि आप सिंचाई कीजिए। पानी जो है, पानी का जो तापमान है नॉर्मल ये पाला का जो असर को कम कर देता है, तो वो तापमान जो ज़मीन के तापमान को थोड़ा बढ़ा देता है और फसल जो है वो
कम से कम उसके प्रभाव से बच जाता है। दूसरा उपाय है कि अगर झुलसा रोग लग ही गया है, जैसे आलू में या कहीं कहीं धब्बे दिखने लगे हैं, तो केमिकल आता है डाइथेन एम या डाइथेन जेड, तो ये दोनों में से कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा है कि पोटेशियम नाइट्रेट का भी कुछ लोग स्प्रे करते हैं, उससे भी कुछ फसल में ताकत आ जाती है और वो उसकी ग्रोथ जो है बनी रहती है। मल्चिंग कर सकते हैं, मल्चिंग मतलब पुआल से, धान का पुआल या कोई पुआल हो या पत्तियाँ, उससे पौधे को आप ढक सकते हैं। या बीच बीच में क्यारी के बीच में अगर हम मल्चिंग कर देंगे तो उससे भी जो है तापमान, ज़मीन का तापमान जो है बैलेंस बना रहता है। बहुत ज़्यादा तापमान जो गिरता है उसको वो बैलेंस करता है, वो गिरने से बचाता है। तो फसल में जो है थोड़ी सी गर्मी आ जाती है और उसका तापमान बैलेंस रहता है, तो फसल की बढ़वार बढ़ जाती है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बक्सर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 25 से 30% और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 60 से 65% होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान लगभग 7 से 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल के पौधे तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलीथीन के थैलों में भरकर पॉली घरों में रखें। किसानों को गेहूं की फसल से खरपतवार निकालने की सलाह दी जाती है। जो गेहूं की फसल 30 से 35 दिनों की अवस्था में होती है, 33 ग्राम सल्फोसल्फ्यूरान और 20 ग्राम मेट सल्फ्यूरान 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल में चेपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मसूर की फसल में वानस्पतिक वृद्धि के लिए एनपीके घुलनशील का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उच्च आर्द्रता के कारण आलू और टमाटर की फसल में झुलसा रोग का संक्रमण हो सकता है। लगातार निगरानी की सलाह दी जाती है। यदि लक्षण दिखाई दें तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। स्थानीय पशु चिकित्सक के परामर्श से बकरियों को कृमिनाशक दवा उपलब्ध करानी चाहिए। अंतः परजीवी संक्रमण को रोकने के लिए जानवरों को सुबह ओस सूखने के बाद चरने देना चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम टेलवा, जिला जमुई के कृषक रत्नेश झा ने। ये अमरूद के बाग को नुकसान पहुंचाने वाले उकटा रोग की रोकथाम के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रत्नेश झा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो किसान भाई अगर अमरूद की खेती कर रहे हैं उसमें इस समय देखेंगे कि उकठा बीमारी का आक्रमण होता है। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। उकठा बेसिकली हम लोग देखते हैं कि 2 तरह से होता है।
एक उकठा बीमारी होता है जीवाणु से और दूसरा होता है फफूंद से। तो जीवाणु जनित जो उकठा बीमारी है, इसमें क्या होगा कि पौधा जो है वो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि सूख करके मर जाता है। सामान्यतः अमरूद का जो पौधा है वो हम लोग गुटी बना के एयर लेयरिंग करके लगाते हैं और बीजू वाला पौधा में लगाते हैं। तो बीजू वाला जो ग्राफ्टेड पौधा है उसमें उकठा बीमारी एटलीस्ट 25 साल के बाद ही लगभग आता है और ग्राफ्टेड पौधा में 12 साल के बाद आता है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। तो उकठा बीमारी से नियंत्रण हेतु अगर किसान बंधु अगर चाहते हैं तो बीज वाले पौधे जो ग्राफ्टेड पौधे हैं उसका अमरूद का लगाना चाहिए और जहां लगाते हैं वहां पर ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम अगर व्यवहार करते हैं तो सबसे पहले वहां कंपोस्ट खाद की तैयारी कर लें। अगर बढ़िया से कंपोस्ट खाद बन गया उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम मिलाएं और उसके बाद अगर अमरूद का पौधा लगाते हैं तो वहाँ पर जो है उनका विल्टिंग जो है उकठा बीमारी का समस्या वो कम आता है। और कोशिश करना चाहिए कि किसान बंधु को कि जब भी अगर उकठा की बात करें तो वो उस समय अपना जो खेत है उसमें किसी प्रकार का जो है वो पानी जमा नहीं होना चाहिए। दलहनी वंश का या जो फसल है उसको नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद जो अमरूद का पौधा है उसको अगर मान लीजिए कि वो उकठा बीमारी से ग्रसित हो गया है तो उसको निकाल करके फिर से वहाँ पर हम लोग मिट्टी उपचार करके नए पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर किसान बंधु चाहें तो वो उकठा बीमारी का प्रबंधन करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।